आज हम करेंगे पाठ गिल्लू। गिल्लू पाठ महादेवी वर्मा जी द्वारा रचित है। इस पाठ को हम बहुत इंटरेस्टिंग वे में, बहुत ही मजेदार तरीके से समझने वाले हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसी चैप्टर के एक्सरसाइज क्वेश्चन, इसी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और इसी चैप्टर के एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन भी हम इसी वीडियो में बात करेंगे। तो आज हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम आशीष है। देखो बच्चों, पहले इस पूरे पाठ में क्या क्या बता रखा है दो तीन लाइन में सुन लो, ताकि जब मैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करूं ना तो आपको ये बातें, ये कहानी, ये पाठ बहुत अच्छे से समझ में आए। देखो जो महादेवी वर्मा जी ने इस पूरे पाठ में एक गिलहरी के बारे में चर्चा की है, उसी का नाम रखा था गिल्लू। गिल्लू गिलहरी को कहा है महादेवी वर्मा जी ने। महादेवी वर्मा जी के पास पहले ही बहुत सारे जानवर हैं, बहुत सारे जानवर उन्होंने पाल रखे थे, लेकिन उनमें एक और जानवर शामिल हुआ, नाम रखा गिल्लू। गिलहरी ऐसी गिलहरी जो घायल अवस्था में महादेवी वर्मा जी के पास आई थी, बहुत बुरी अवस्था थी। उसका थोड़ा उपचार किया गया, खिलाया पिलाया गया, कुछ दवा पानी भी की गई होगी। इस तरह से धीरे धीरे कुछ हफ्तों में ही, कुछ टाइम में ही वो गिलहरी बिल्कुल स्वस्थ हो गई। ना सिर्फ स्वस्थ हुई बल्कि उनके साथ खेलने भी लगी, उनके साथ खाने लगी और खूब मनोरंजन करने लगी महादेवी वर्मा जी का। लेकिन 2 साल के बाद महादेवी वर्मा जी से वो गिलहरी बिछड़ गई। कैसे बिछड़ी, क्या हुआ उसके साथ, वो तो हम अंत में पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल देखिए पाठ पाठ में थोड़ा इंटरेस्टिंग को बनाने के लिए, यानी कि थोड़ा अच्छे से समझने के लिए मैं आपको पहले 2 पैराग्राफ नहीं पढ़ा रहा हूं। मतलब पहले 2 पैराग्राफ पढ़ाऊंगा, लेकिन वो एंड में पढ़ेंगे। हम कहानी, सीधा कहानी से ही शुरू करते हैं कि एक्चुअल में कहानी क्या है। वो यहां से शुरू होती है, अचानक एक दिन सवेरे कमरे, यहां से मैं पढ़ना शुरू कर रहा हूं। और जो पहले 2 पैराग्राफ है वो मैं एंड में पढ़ाऊंगा, ठीक है। अभी फिलहाल यहां से देखेंगे इस पैराग्राफ में हम क्या पढ़ेंगे। इन पैराग्राफ में हम अब पढ़ने जा रहे हैं कि एक बार 2 कौवे आपस में खेल खेल रहे थे, छुआ-छुओल खेल रहे थे। छुआ-छुओल मतलब छूकर भाग जाना, इस तरह का खेल खेल रहे थे। और लेखिका बड़े ध्यान से उनको देख रही थी। अब लेखिका सोचती है कि ये कौवे भी बड़े अजीब पक्षी हैं, विचित्र पक्षी हैं। कैसे? इनका आदर भी बहुत होता है और इनका अनादर भी बहुत होता है। अनादर कैसे होता है और आदर कैसे होता है, एक एग्जांपल समझाता हूं। जैसे कई बार नहीं, हर साल श्राद्ध पक्ष आते हैं, यानी श्राद्ध होते हैं। उन श्राद्धों में अक्सर ऐसा पंडितों के मुंह से सुना गया है, या लोग कहते भी हैं कि इनको खिला दो तो अब आपके पूर्वज जो है ना वो खा लेंगे। मतलब आप देखते होंगे कुछ टाइम ऐसा आता है साल में जो इनको कुछ ना कुछ अच्छा भोजन बनाकर खिलाते हैं। ऐसा माना जाता है कि उनके पूर्वज खा लिए, मतलब उन्होंने ही खा लिया। इतना आदर, इतना सत्कार करते हैं। और बिना वजह अगर ये बोलने लग जाए, बिना वजह नहीं मतलब नॉर्मली अगर ये छत पर आ जाए और काव काव करने लगे, तब भी लोग कहते हैं कि कोई ना कोई आने की संभावना है। ऐसी कहावत है कि कोई ना कोई मेहमान आने वाला है। लेकिन इनका अनादर भी उतना ही होता है। उदाहरण से समझाता हूं कि जब भी कोई कौवा छत पर आकर काव काव करने लगता है ना, तो अक्सर उसको भगा दिया जाता है, पत्थर मारते हैं, यहां तक कि उसको एक तरह की बुरी नजर से या बुरी भावना से बोला जाता है कि क्या काव काव करता रहता है सारा दिन। इस तरह से करके भगा भी देते हैं। मतलब इतना अनादर भी वो सहन करता है। मतलब आदर भी अनादर भी, यही बातें अब हम पढ़ने वाले हैं, देखिएगा। देखो, अचानक एक दिन सवेरे कमरे से बरामदे में आकर मैंने देखा, क्या देखा? 2 कौवे एक गमले के चारों ओर चोंचों से छुआ-छुओल जैसा खेल खेल रहे हैं। मतलब छुआ-छुओल मतलब क्या है? मतलब छूकर भाग जाना और फिर से सामने आ जाना। इस तरह का एक खेल होता है। ये जो 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर देख रहे हो ना, ये इनके अर्थ यहां पर लिखे हुए हैं, ठीक है। तो आप यहां से भी देख सकते हो। यह काकभुशुंडी भी विचित्र पक्षी है। काकभुशुंडी मतलब कौवा। काकभुशुंडी भी एक विचित्र पक्षी है, एक साथ समादरित और अनादरित। मतलब समादरित भी बहुत होता है, आदर भी बहुत मिलता है, और अनादर भी बहुत होता है। और अति सम्मानित भी है ये, और अति अवमानित भी है। बहुत सम्मान भी मिलता है लेकिन इसकी अवमानना भी होती है, यानी अनादर होता है। बात वही है। हमारे बेचारे पुरखे न गरुड़ के रूप में आ सकते हैं, मतलब गरुड़ को हम नहीं खिलाते, बल्कि मयूर को भी नहीं खिलाते, मयूर मतलब मोर, न हंस को खिलाते हैं। उन्हें पितृ पक्ष में हमसे कुछ पाने के लिए काक बनकर, मतलब ऐसा माना जाता है कि कौवा ही है ये बनकर जो आए हैं, इनको खिला दिया, मतलब अपने पितरों को खिला दिया, यानी कि पूर्वजों को खिला दिया। तो काक बनकर ही अवतीर्ण होना पड़ता है। अवतीर्ण मतलब उपस्थित होना पड़ता है। इतना ही नहीं, हमारे दूरस्थ प्रियजनों को भी अपने आने का मधु संदेश इनके कर्कश स्वर में ही देना पड़ता है। कर्कश यानी बहुत कड़वी सी आवाज। मतलब अगर कोई आना भी होगा ना, प्रियजन हमारे घर में अगर आता है, तो वो मधु संदेश भी यही कर्कश आवाज में ही देते हैं। मतलब कौवा कौवा जब बोलता है ना, तो अक्सर ऐसा कहा जाता है कि कोई ना कोई आने वाला है। दूसरी ओर हम कौवा और काव काव करने को अवमानना के अर्थ में ही प्रयुक्त करते हैं। मतलब दूसरे और हम इसके काव काव को अनादर ही करते हैं, मतलब कोई अच्छा नहीं मानते। बच्चों, अभी अभी थोड़ी देर पहले लेखिका का नाम बताया था, एक बार जल्दी से कमेंट करो, देखना चाहता हूं कितने बच्चे ध्यान से सुन रहे हैं।
मेरे काक पुराण के विवेचन में अचानक बाधा आ पड़ी। मतलब मैं अभी कौवों के बारे में सोच ही रही थी, इतने में मुझे एक गमले के पास ही एक गिलहरी दिखी। वो बहुत ही बुरी अवस्था में थी। बुरी अवस्था में किस लिए? दरअसल वो गिलहरी का छोटा सा बच्चा था, शायद वो घोंसले से नीचे गिर गया। अब वो उस संभल नहीं पा रहा है, छोटा सा बच्चा ही, अभी शायद कुछ टाइम पहले ही उसका जन्म हुआ है। तो वो बेचारा घायल हुआ। क्या कर रहा है? उसको देखती है महादेवी वर्मा। जब देखती है तो उसको बचाने के लिए दौड़ती है। और आगे क्या होता है वो आगे पढ़ेंगे, क्योंकि पर अभी जितना पढ़ा है सुना है वो पढ़ लेते हैं। क्योंकि गमले और दीवार की संधि में छिपे एक छोटे से जीव पर मेरी दृष्टि रुक गई। मतलब उसकी ओर ध्यान चला गया। निकट जाकर देखा, गिलहरी का छोटा सा बच्चा है जो संभवतः घोंसले से गिर पड़ा है। और अब कौवे जिसमें सुलभ आहार खोज रहे हैं, मतलब वो घोंसले से गिरा तो कौवे तो अब तैयार हैं उसको खाने के लिए, है ना। सुलभ है, सुलभ मतलब वो बिल्कुल आसानी से मिल जाएगा, उनको मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि वो पहले तो घायल है और एक छोटा सा बच्चा है, तो उनको वो आहार मिल जाएगा, खाने को मिल जाएगा। काक द्वय, काक द्वय मतलब वो दोनों कौवे, द्वय मतलब होता है दो और काक माने कौवे, दोनों कौवों की चोंचों के दो घाव उस लघु प्राण के लिए बहुत थे। लघु प्राण मतलब वो छोटा सा प्राण तो है, लघु माने छोटा और प्राण माने जिंदगी, या प्राण का प्राण भी रख सकते हो। तो वो छोटा प्राण यानी वो गिलहरी का छोटा सा बच्चा, उसके लिए तो दो घाव ही बहुत थे। अतः वह निश्चेष्ट सा गमले से चिपटा पड़ा था, वो बेचारा बच रहा था उनसे। सबने कहा कौवे की चोंच का घाव लगने के बाद यह बच नहीं सकता, ऐसा बाकी के लोग कह रहे थे। अतः इसे ऐसे ही रहने दिया जाए। ये बाकी के लोग जब बोले, लेकिन लेखिका से रहा नहीं गया, परंतु मन नहीं माना। उसे हौले से उठाकर अपने कमरे में लाई। फिर रुई से रक्त पहुंचकर, रुई से रक्त पहुंच लिया, रक्त मतलब खून, खून पहुंचकर घावों पर पेंसिलिन का मरहम लगाया। पेंसिलिन एक तरह की दवा। रुई की पतली पत्ती, अब आगे लेखिका क्या कर रही है, उसका इलाज कर रही है। क्या? पहले तो उनका खून साफ किया, उस गिलहरी के बच्चे का खून साफ करने के बाद अब उसको कुछ खाने पीने के लिए भी दी, क्योंकि अगर कुछ खाया पिया नहीं जाएगा तो दवा असर कैसे करेगी। तो वो क्या करती है, एक रुई का फा लेती है, यानी एक छोटा सा टुकड़ा लेती है, उस रुई के टुकड़े को दूध में डुबोती है और दूध में डुबो के उसके मुंह में डाल देती है, यानी निचोड़ देती है, ताकि वो जो एक दो बूंद है उसके गले में चली जाए। लेकिन बहुत प्रयास करने पर भी वो ऐसा कर नहीं रहा था, यानी मुंह खोल ही नहीं रहा था, उसके अंदर दूध जा ही नहीं रहा था। अब वो बेचारी क्या करे, लेकिन काफी प्रयास करने के बाद आखिरकार वो सफल हुई और वो दूध उसको पिलाया गया। ऐसा ऐसा ही कुछ अब लिखा हुआ है, देखते जाइए, सुनते जाइए। रुई की पतली बत्ती दूध से भिगोकर जैसे जैसे उसके नन्हे से मुंह में लगाई, पर मुंह खुल न सका और दूध की बूंदें दोनों ओर ढुलक गई, मतलब दोनों ओर इधर उधर चली गई, लेकिन उसके मुंह में न गई। कई घंटे के उपचार के उपरांत उसके मुंह में एक बूंद पानी टपकाया जा सका। ऐसा उसने फाइनली कर दिखाया। आगे क्या हुआ देखो। तीसरे दिन वह इतना अच्छा और आश्वस्त हो गया कि मेरी उंगली अपने दो नन्हे पंजों से पकड़कर, मतलब वो जो उंगली होती है ना, लेखिका की जो उंगली है, वो अपने दोनों पंजों से पकड़ ली उसने। इतना अच्छा वो हो चुका था, मतलब थोड़ा सुधार हो गया था उसकी तबीयत में। ऐसा ही कुछ लिखा हुआ। मेरी उंगली अपने दो नन्हे पंजों से पकड़कर नीले कांच के मोतियों जैसी, मतलब उसकी जो आंखें हैं ना, उसके बारे में लिखा है क्या, कि उसकी नीली नीले कांचों की मोतियों जैसी आंखों से इधर उधर देखने लगा। कौन? वो गिलहरी का बच्चा, यानी थोड़ा वो ठीक ठाक हो गया। 3-4 मास में उसके स्निग्ध रोए आ गए थे। स्निग्ध मतलब चिकने 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 रोए हो गए थे। झब्बेदार पूंछ आ गई थी, यानी अच्छी हरी भरी का मतलब अच्छी खासी भर गई थी उसकी पूंछ, जैसी गिलहरी की होती है। और चंचल चमकीली आंखें सबको विस्मित करने लगी, मतलब हैरान कर रही थी कि कहां ये ऐसा छोटा सा बच्चा जो मरने की कगार पर था, आज ये हर्ष पुष्ट, मतलब बहुत अच्छे स्वास्थ्य में है। ऐसा ही कुछ आगे भी लिखा है, देखिए। हमने उसकी जातिवाचक संज्ञा को, जातिवाचक संज्ञा होती है गिलहरी, गिलहरी जो शब्द है व्याकरण में संज्ञा की बात करें तो जातिवाचक संज्ञा है गिलहरी, लेकिन अगर किसी का नाम रख दिया जाए तो वो व्यक्तिवाचक हो जाती है। ऐसा ही उसने भी किया, यानी कि लेखिका ने, जातिवाचक संज्ञा तो थी वो गिलहरी, लेकिन क्या किया उसने नाम रख दिया, यानी जातिवाचक से उसको व्यक्तिवाचक संज्ञा बना दिया। और नाम क्या रखा वो आपको पता है, देखो क्या लिखा है। हमने उसकी जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक का रूप दे दिया और इस प्रकार हम उसे गिल्लू कहकर बुलाने लगे। अब लेखिका ने क्या किया, उसके लिए एक छोटी सी टोकरी ली, छोटी सी टोकरी में रुई के फाई बिछा दी, यानी कि रुई बिछा दी, ताकि उसका एक बिस्तर सा बन जाए, और उस टोकरी को एक जगह टांग दिया। ये उसके सोने की, रहने की, बैठने की जगह बन गई। अब गिल्लू 2 वर्ष तक खूब उसके साथ रहा, खेला कूदा, उसके साथ खाना खाया, मस्ती की, यहां तक कि इतना लगाव हो गया कि लेखिका जब घर में एंटर करती है तो वो गिलहरी
कभी छुप जाती है, कभी एकदम से उसके सामने आ जाती है, मतलब एकदम से चौंका देती है। कई बार तो ऐसा भी हुआ कि लेखिका ढूंढ ढूंढ कर थक गई, लेकिन वो गिलहरी मिली नहीं। लेकिन अचानक कहीं पर वो छुपी हुई थी, अचानक वो सामने आ जाती है, तो लेखिका अचानक से चौंक भी जाती है। ऐसा खेल गिलहरी बराबर खेला करती थी, लेकिन इसमें एक दिक्कत भी थी। लेखिका क्या करती थी, दरवाजा बंद करके जाती थी। गिलहरी जिस कमरे में रहती थी उसका दरवाजा वो बंद करती थी। ऐसा इसीलिए, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं, कि लेखिका के पास और भी जानवर हुआ करते थे, यानी कुत्ता, बिल्ली, इनसे भी तो डर था ना गिलहरी को, यानी कि गिलहरी को वो मार देते। इसीलिए वो लेखिका दरवाजा बंद करके जाती थी, और जब वो आती तब ही दरवाजा खोलती थी, और गिलहरी उस टाइम उसको चौंका देती। ऐसा ही कुछ अब हम पढ़ने जा रहे हैं, देखते जाइएगा, सुनते जाइएगा। वहीं 2 वर्ष गिल्लू का घर रहा, मतलब वो जो बनाया था टोकरी, वो 2 वर्ष तक गिल्लू का घर रहा। वह स्वयं हिलाकर, यानी उस झूले को, वो जो टोकरी है उसको हिलाकर अपने घर में झूलता, और अपनी कांच के मनको सी आंखों से कमरे के भीतर और खिड़की से बाहर न जाने क्या देखता समझता रहता था। परंतु उसकी समझदारी और कार्यकलाप पर सबको आश्चर्य होता कि कैसा क्या क्या खेल करता रहता है। अब आगे देखो, जब मैं लिखने बैठती तब अपनी ओर मेरा ध्यान आकर्षित करने की, मतलब अब उसका, लेखिका का ध्यान तो लिखने में है, पढ़ने में है, लेकिन अपनी ओर ध्यान आकर्षित करती थी वो गिलहरी। कैसे करती थी वो भी देख लो। जब मैं लिखने बैठती तब अपनी ओर ध्यान आकर्षित करने की उसे इतनी तीव्र इच्छा होती कि उसने एक अच्छा उपाय खोज निकाला। क्या करती, वह मेरे पैर तक आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता, मतलब वो पर्दे के ऊपर चढ़ जाता। वो क्यों, कौन, गिल्लू, गिल्लू कह लो आप, गिलहरी कह लो, तो वो ऊपर चढ़ जाता और फिर उसी तेजी से उतरता। ये उसका उतरना चढ़ना लगातार लगा ही रहता, ताकि उस, यानी लेखिका का ध्यान उस ओर चला जाए। उसका यह दौड़ने का क्रम तब तक चलता जब तक मैं उसे पकड़ने के लिए न उठती, तब तक। कभी मैं गिल्लू को पकड़कर एक लंबे लिफाफे में इस प्रकार रख देती, मतलब एक लिफाफा लेती और उसके अंदर गिलहरी को डाल देती। कौन, लेखिका, ताकि वो उसको वहां पर बैठकर देखता रहे। बस ऐसा इसीलिए करती, एक लंबे लिफाफे में इस प्रकार रख देती कि उसके अगले 2 पंजों और सिर के अतिरिक्त, मतलब 2 पंजे, ये जो 2 पंजे आगे के वो और एक सिर, ये तो उस लिफाफे के बाहर रहता। बाकी का जो शरीर है, जितना भी बच गया, जितना क्या बच गया, वो बाकी का छोटा सा शरीर वो लिफाफे के अंदर रहता। कुछ इस तरह से लेखिका अपने पास बिठा लेती। तो ऐसा ही कुछ लिखा हुआ है कि उसके अगले 2 पंजों और सिर के अतिरिक्त सारा लघुगात, लघुगात मतलब बाकी का जो बचा हुआ छोटा सा शरीर है, लिफाफे के भीतर बंद रहता। इस अद्भुत स्थिति में वह कभी कभी घंटों मेज पर दीवार के सहारे खड़ा रहकर वह अपनी चमकीली आंखों से मेरा कार्यकलाप देखता रहता, मतलब मैं जो जो कार्य कर रही हूं वो मुझे देखता ही रहता। भूख लगने पर चिक चिक करके, मतलब वो बताता कि मुझे भूख लगी है, चिक चिक करने लग जाता। चिक चिक करके मानो वह मुझे सूचना देता, और काजू या बिस्कुट, ये उसके खाने के पदार्थ थे, काजू या बिस्कुट मिल जाने पर उसी स्थिति में जैसा वो पहले था, लिफाफे से बाहर वाले पंजों से पकड़कर उसे कुतरता रहता, मतलब उसको खाता रहता। बच्चों, मैंने अभी कौवों के बारे में जिक्र किया था, कितने कौवे थे एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ, देखना चाहता हूं कितने बच्चे सचेत होकर सुन रहे हैं। आगे देखो, फिर गिल्लू के जीवन का प्रथम बसंत आया। प्रथम बसंत क्योंकि गिल्लू का भी जन्म ही हुआ था, तो उसका तो पहला ही बसंत आया था। नीम चमेली की गंध मेरे कमरे में होले होले आने लगी। अब जैसा मैं पहले ही बता चुका हूं, वो कमरे में बंद रहता, तो अब वो स्थिति ये थी कि कुछ टाइम के बाद वो बाहर झांकने लगा, और बाहर बहुत सी गिलहरियां और भी थी जो इधर उधर भाग रही थी, दौड़ रही थी, खेल रही थी। अब शायद उसका भी मन कर रहा था, ऐसा लेखिका ने सोचा। तो लेखिका ने क्या किया, खिड़की का एक कोना कट कर दिया। कट कर दिया मतलब उसका आने जाने का रास्ता बना दिया, कि अगर ये बाहर जाना चाहे, अपनी गिलहरी और जो दोस्त हैं उनके साथ खेलना चाहे तो वो खेल सके। तो ऐसा ही उसने किया, और वो चली भी गई, वो गिलहरी या गिल्लू वो चला गया। तो वहां पर उसको उन्हें खूब खेल खेले, या यूं कह लो कि खूब मस्ती की, और जब उसका मन भर जाता तो वापस आ जाता। इस तरह के क्रियाकलाप वो करने लगा। ऐसा ही कुछ लिखा हुआ है, देखिए। बाहर की गिलहरियां खिड़की की जाली के पास आकर चिक चिक करके न जाने क्या कहने लगी। गिल्लू को जाली के पास बैठकर अपनेपन से बाहर झांकते देखकर, क्योंकि उसका भी शायद मन कर रहा था, मुझे लगा कि इसे मुक्त करना आवश्यक है। मैंने कीले निकालकर जाली का एक कोना खोल दिया, और इस मार्ग से गिल्लू ने बाहर जाने पर सचमुच ही मुक्ति की सांस ली। इतने छोटे जीव को घर में पले कुत्ते बिल्लियों से बचाना भी एक समस्या ही थी। आवश्यक कागज पत्रों के कारण मेरे बाहर जाने पर कमरा बंद ही रहता था, मतलब मैं खोलती नहीं थी। मेरे कॉलेज से लौटने पर जैसे ही कमरा खोला गया और मैंने भीतर पैर रखा, वैसे ही गिल्लू अपनी जाली के द्वार से भीतर आकर मेरे पैर से सिर, मतलब पैर से सिर पर चढ़ता और सिर से पैर तक दौड़ लगाने लगता।
तब से यह नित्य का क्रम हो गया। मतलब ये काम रोज ही होता था, नित्य मतलब रोज। आगे देखो, मेरे कमरे से बाहर जाने पर गिल्लू भी खिड़की की खुली जाली की राह बाहर चला जाता। मतलब मैं चली जाती तो वो भी बाहर चला जाता, और दिन भर गिलहरियों के झुंड का नेता बना हर डाल पर उछलता कूदता रहता। और ठीक 4 बजे वह खिड़की से भीतर आकर अपने झूले में झूलने लगता, क्योंकि मेरे आने का टाइम हो चुका होता था। मुझे चौंकाने की इच्छा उसमें न जाने कब से और कैसे उत्पन्न हो गई थी। कभी फूलदान के फूलों में छिप जाता, कभी पर्दे की चुन्नट में, यानी पर्दे की चुन्नट होती है ना, जैसे पर्दा एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाता है तो वो छुप जाते हैं, उसके पीछे ही छुप जाता, तो चुन्नट में, और कभी सोन जूही की पत्तियों में। सोन जूही क्या होता है? सोन जूही पीला फूल है, जूही का एक प्रकार है, यूं कह सकते हो, जूही फूल पीले ही होते हैं, तो सोन जूही की पत्तियों में वो छिप जाता। मेरे पास बहुत से पशु पक्षी हैं और उनका मुझसे लगाव भी कम नहीं है, परंतु उनमें से किसी को मेरे साथ मेरी थाली में खाने की हिम्मत हुई है ऐसा मुझे स्मरण नहीं है। मतलब मुझे याद नहीं है, स्मरण मतलब याद, मुझे याद नहीं है कि कोई भी पालतू पशु पक्षी या कोई भी ऐसा जानवर, छोटा हो चाहे बड़ा हो, मेरी थाली में आकर खाया हो, ऐसा मुझे याद नहीं है। मेरे पास बहुत से जानवर हैं, लेकिन गिलहरी की बात करें तो गिलहरी एक ऐसा जानवर था मेरे पास जो मेरी थाली में खाता था। मतलब देखो क्या लिखा हुआ है, गिल्लू इसमें अपवाद था, यानी ये एक ऐसा जानवर था जो मेरी थाली में खाता था। मैं जैसे ही खाने के कमरे में पहुंचती, वह खिड़की से निकलकर आंगन की दीवार, बरामदा पार करके मेज पर पहुंच जाता और मेरी थाली में बैठ जाना चाहता। बड़ी कठिनाई से मैंने उसे थाली के पास बिठाना सिखाया। मतलब वो थाली के अंदर ही बैठ जाता, जबकि उसको बहुत बार सिखाया गया कि तू थाली के बाहर बैठ, ऐसा पकड़ पकड़ के उसको सिखाया गया, और बाद में वो सीख भी गया। खैर, जहां बैठकर वह मेरी थाली में से एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाता रहता। काजू उसका प्रिय खाद्य था, काजू उसको फेवरेट, मतलब पसंद थे खूब, और कई दिन काजू न मिलने पर वह अन्य खाने की चीजें या तो लेना ही बंद कर देता या झूले से नीचे फेंक देता था। मतलब समझ जाओ कि उसका फेवरेट खाना नहीं मिल रहा है। अब आगे की 2 पैराग्राफ में हम पढ़ेंगे कि एक बार लेखिका के साथ कुछ हादसा हो गया। हादसा हो गया, वो अस्पताल में चली गई, यानी कुछ दिन एडमिट रही, खूब इलाज भी किया गया, थोड़े दिन के बाद वो स्वस्थ भी हो गई, वो एक अलग बात है। लेकिन उन दिनों जब वो अस्पताल में थी, गिलहरी वही उसी झूले में उसकी राह देखती रही। जब उसके दरवाजे में कोई और दाखिल करता, क्योंकि कोई ना कोई तो आता ही रहता था, तो जब कोई और दाखिल करता तो वो बड़ी खुश हो जाती थी और देखती कि मेरी मालकिन आ गई है, या वो महादेवी वर्मा या लेखिका आ गई है, ऐसा वो सोचती। लेकिन जब वो देखती कि वो लेखिका नहीं है, कोई और है, तो फिर वो वापस उसी झूले में चढ़ जाती। ऐसा बार बार करती जब तक वो आ नहीं गई। कुछ दिनों बाद वो ठीक हो गई, वापस अपने घर आई, तो वो इतनी खुश हुई, उससे लिपट गई, उसके अपने पंजों से पकड़ लिया, इस तरह की हरकत वो करने लगी। और यहां तक कि इतना ही नहीं, लेखिका जब बीमार हालत में अस्पताल से लौटी, कुछ दिन उसको अब घर पे भी आराम करना है, तो जब वो वहां लेटी हुई है, वो गिलहरी अपने छोटे छोटे पंजों से उसके सिर को दबा रही थी। मतलब ये इतना मनोरम दृश्य था, हालांकि उसको किसी ने कहा नहीं, लेकिन ऐसा मनोरम दृश्य इतना भावुक कर गया। लेखिका यही सब बातें अब बता रही हैं, देखिए देखो क्या लिखा है। उसी बीच मुझे मोटर दुर्घटना में आहत मतलब मैं दुर्घटना में चोट खा गई, मतलब आहत होकर या घायल होकर कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा। उन दिनों जब मेरे कमरे का दरवाजा खोला जाता, जब मैं अस्पताल में थी तब की बात हो रही है, गिल्लू अपने झूले से उतरकर दौड़ता और फिर किसी दूसरे को देखकर उसी तेजी से अपने घोंसले में जा बैठता। सब उसे काजू दे आते थे, मतलब उसको खाना मिल जाता था, परंतु अस्पताल से लौटकर, देखो कितना भावुक कर जाएगा ये बात, कि परंतु जब वो लेखिका अस्पताल से लौटी, अस्पताल से लौटकर जब मैंने उसके झूले की सफाई की, तो उसमें काजू भरे मिले। मतलब वो खाए नहीं गए थे, खाए गए थे लेकिन बहुत कम, जिससे ज्ञात होता था कि वह उन दिनों अपना प्रिय खाद्य कितना कम खाता रहा। मतलब वो लेखिका को मिस कर रहा था। मेरी अस्वस्थता में वह तकिए पर सिरहाने बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से मेरे सिर और बालों को इतने होले ओले सहलाता रहता कि उसका हटना एक परिचारिका के हटने के समान लगता। परिचारिका मतलब एक सेविका, जैसे कोई सेविका सेवा कर रही हो और वो हट जाए, ऐसा महसूस होता था जब गिलहरी अपने पंजे उसके सिर से हटाती थी, ऐसा महसूस होता। बच्चों, लघुगात का मतलब अभी थोड़ी देर पहले बताया था, देखना चाहता हूं कितने बच्चे अभी भी ध्यान से सुन रहे हैं, एक बार जल्दी से इसका अर्थ कमेंट करके बताओ। अब आगे 2-3 पैराग्राफ में लेखिका कहती हैं कि जब मैं धूप में काम कर रही होती थी तो गिलहरी धूप में तो बैठती नहीं थी,
वो तो उसको तो ठंडक चाहिए, तो वो क्या करती थी, सुराही में जाकर बैठ जाती थी, जिससे वो उसके पास तो रहती थी और ठंडक में भी रहती थी। तो इस तरह से एक उपाय खोज निकाला था उस गिलहरी ने। और अब उसके बाद जो हुआ वो ध्यान से सुनो, 2 वर्ष पूरे हो गए। गिलहरी का जो जीवन काल होता है ना, वो 2 वर्ष ही होता है, उसके बाद उसकी मौत हो जाती है। ऐसा ही हुआ यहां पर भी। लेखिका के पास जो गिलहरी थी उसका भी 2 वर्ष हो चुके थे लगभग, और वो एक दिन बीमार हो गई। बीमार हो गई, कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं, शरीर इतना ठंडा होता जा रहा था कि लेखिका घबरा गई। उसने क्या किया, अपनी गर्मी देने की कोशिश की। किस तरह से, हाथों के स्पर्श से, हीटर जलाकर इस तरह की गर्मी देने की कोशिश की कि उसका शरीर गर्म हो, क्योंकि ठंडा होता जा रहा था। लेकिन वो काम नहीं आई, क्योंकि मौत सर पर थी और एक टाइम ऐसा आ गया कि वो मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। ऐसा ही कुछ हम पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, गर्मियों में जब मैं दोपहर में काम करती रहती तो गिल्लू न बाहर जाता न अपने झूले में बैठता, क्योंकि वो उसके पास बैठना होता था उसे। उसने मेरे निकट रहने के साथ गर्मी से बचने का एक सर्वथा नया उपाय खोज निकाला था। वह मेरे पास रखी सुराही पर लेट जाता और इस प्रकार समीप भी रहता और ठंडक में भी रहता। गिलहरियों के जीवन की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती, अतः गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत आ ही गया। दिन भर उसने न कुछ खाया न बाहर गया। रात में अंत की यातना में भी वह अपने झूले से उतरकर मेरे बिस्तर पर आया, यानी वो लास्ट टाइम पर भी उसके पास आ गया और ठंडे पंजों से मेरी वही उंगली पकड़कर, मतलब जो पहले किसी टाइम पर जब वो उसका जन्म हुआ था और तड़प रहा था, घायल अवस्था में था, उस टाइम जैसे उसने उंगली पकड़ी थी ना, बिल्कुल वही वैसी ही उसी उंगली को उसने फिर से उस टाइम पकड़ लिया। तो वही बात लिखी हुई है, पंजों में मेरी वही उंगली पकड़कर हाथ से चिपक गया, जिसे उसने अपने बचपन की मरणासन यानी मरने की अवस्था स्थिति में पकड़ा था। पंजे इतने ठंडे हो रहे थे कि मैंने जाग कर हीटर जलाया और उसे उष्णता देने का प्रयत्न किया, यानी गर्मी। उष्णता मतलब होता है गर्मी, गर्मी देने का प्रयत्न किया, परंतु प्रभात की यानी सुबह की प्रथम किरण के स्पर्श के साथ ही वह किसी और जीवन में जागने के लिए सो गया, मतलब उसकी मृत्यु हो गई। बच्चों, अभी 2 पैराग्राफ बाकी हैं। कौन से? जो शुरू में मैं छोड़ाया था उसको पढ़ते हैं। ये जो मैं 2 पैराग्राफ अब पढ़ने जा रहा हूं, ये उसके मरने के बाद की कहानी है, जो पाठ के शुरू में ही लिखी हुई थी। तो पाठ के शुरू में पढ़ता तो आपको कम समझ में आती, अब आपको और अच्छे से समझ में आएगी। तो अब गिलहरी वो मर चुकी है ना। अब उसको दफनाया गया है। दफनाया गया है कहां? उसी सोन जूही के पास। सोन जूही क्या? एक प्रकार का जूही का फूल कह सकते हो, पीला फूल होता है, उसी के पास ही दफना दिया गया। अब स्थिति हुई कि उसको मरे हुए थोड़े दिन हो चुके हैं। अचानक लेखिका बाहर देखती है कि एक सोन जूही की कली खिलाई है। कली जब खिलती है तो उसको वो याद आती है, क्या? कि वो वहीं आसपास ही सोन जूही के पास ही छिपकर बैठता था हमेशा ही। तो वो उसको याद आने लगती है। और उस टाइम जब वो बैठता था तब तो मैं खोज रही होती थी कोई सोन जूही का फूल कि और कोई कली खिली है या नहीं, कहीं कोई सूख तो नहीं गया, इस तरह की चीजें मैं देख रही होती थी। आज सोन जूही की कली खिली है तो आज मैं उसको खोज रही हूं। किसको? उस गिल्लू या गिलहरी को। ऐसा ही कुछ लिखा हुआ है, देखिए। सोन जूही में आज एक पीली कली लगी है, ये उसके मरने की बात है। पीली कली लगी है, मतलब पीला फूल खिला है। इसे देखकर अनायासी, अनायास यानी अचानक ही, उस छोटे जीव का स्मरण हो आया, यानी उसकी याद आ गई, जो इस लता की सघन हरितिमा, हरितिमा मतलब होते हैं हरियाली, सघन मतलब होता है घनी, घनी हरियाली में छिपकर बैठता था और फिर मेरे निकट पहुंचते ही कंधे पर कूदकर मुझे चौंका देता था। तब मुझे कली की खोज रहती थी, मतलब मैं कली देखती रहती थी इधर उधर, जब वो मेरे कंधे पर होता था, जब मेरे वो पास होता था। लेकिन आज उस लघु प्राण की खोज है। लघु प्राण यानी वो छोटा सा शरीर, परंतु वह तो अब तक इस सोन जूही की जड़ में मिट्टी होकर मिल गया होगा, क्योंकि काफी दिन हो गए हैं उसको। कौन जाने, स्वर्णिम कली के बहाने वही मुझे चौंकाने ऊपर आ गया हो। मतलब शायद ऐसा भी हो सकता है वो स्वर्णिम कली शायद वो गिलहरी का ही दूसरा जन्म हो। बच्चों, आपको लग रहा हो ये पाठ खत्म हो गया है? जी नहीं, अभी तो आपको इसी चैप्टर के इंपोर्टेंट क्वेश्चन, एक्सरसाइज क्वेश्चन और एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन भी पढ़ने हैं। लेकिन ये सारी चीजें आपको कहां मिलेंगी? ये सारी चीजें आपको फ्री क्रैश कोर्स फॉर 9th बी, इस नाम से एक लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर। कुछ इस तरह से जैसा आप देख रहे हैं, ये सारी चीजें उस लिंक पर ही आपको देखने को मिल जाएंगी, तो जरूर देखना। लेकिन उससे पहले होगा आपका इसी चैप्टर से रिलेटेड एक छोटा सा टेस्ट। देखना चाहता हूं इस चैप्टर को आपने कितना अच्छे से समझा। अगर आप इस चैप्टर को अच्छे से समझ चुके हो तो देखें जरा किसने कितना पढ़ा। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। लेखिका के अस्वस्थ होने पर गिल्लू क्या भूमिका निभा रहा था? बच्चों, आपको हर प्रश्न के बाद 5 सेकंड मिलेंगे आंसर देने के लिए। आप अपना आंसर कमेंट करते रहना, एंड में देखना चाहता हूं किसके कितने आंसर ठीक हुए। लेखिका के अस्वस्थ होने पर गिल्लू क्या भूमिका निभा रहा था? आपके ऑप्शन: ए परिचारिका की भूमिका, बी चिकित्सक की भूमिका, सी मित्र की भूमिका, डी घर के सम्मानित सदस्य की। आपके 5 सेकंड, 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन ए। चलिए बच्चों, अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न: गिलहरियों का जीवन कितना होता है? आपके ऑप्शन:
1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष या 5 वर्ष? आपके 5 सेकंड। 5, 4, 3, 2, 1, 0। सही उत्तर है ऑप्शन बी, 2 वर्ष। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, गिल्लू का प्रिय खाद्य क्या था? आसान सा प्रश्न है, आपके ऑप्शन। ए अंगूर, बी बादाम, सी काजू, डी किशमिश। 5, 4, 3, 2, 1, 0। सही उत्तर है ऑप्शन सी, काजू। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, गिल्लू सुराही पर क्यों लेट जाता था? आपके ऑप्शन। ए गर्मियों से बचने के लिए, बी अन्य जीवों से बचने के लिए, सी जल पीने के लिए, डी मस्ती में आकर लेट जाता था। 5, 4, 3, 2, 1, 0। सही उत्तर है ऑप्शन ए। तो बच्चों ये है आपका रिपोर्ट कार्ड, ध्यान से देख लीजिए, पढ़ लीजिए। और हाँ, आपके टोटल मार्क्स कितने हैं ये कमेंट करना मत भूलना। और आपकी क्लास से रिलेटेड एक फ्री क्रैश कोर्स आ गया जो कि बिल्कुल फ्री है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस लिंक में आपको A to Z सिलेबस आपको एक ही पेज पर देखने को मिल जाएगा आपकी क्लास से रिलेटेड। तो बच्चों जरूर देखना। और अगर आपको मुझसे बातचीत करनी है तो सभी सोशल मीडिया के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आ जाइए बातचीत करते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।